तो ऊपर वाले का आपका 149 आ रहा है। ठीक है, सो ये जो कल हम लोग बेटा रिलेटिव फॉर्मूला मास पढ़े थे, इसके अंदर सबसे पहले हमने अमोनियम फॉस्फेट का दिया, उसके अंदर आपने इस तरह से 3 नाइट्रोजन को उसके रिलेटिव एटॉमिक मास से 14 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 हाइड्रोजन एटम्स को उसके रिलेटिव एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया, देन फोस्फोरस 1 एटम है उसको उसके रिलेटिव एटॉमिक मास से, देन यू विल ऐड 4 ऑक्सीजन एटम है उसको उसके रिलेटिव एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया, देन द फाइनल आंसर इज 114। ठीक है, अब दूसरा आपके पास बेटा क्या है, इस दूसरे का 88 आ रहा इथाइल है। इथेनोएट है। ठीक है ना, इथाइल इथेनोएट या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इंशाल्लाह आप वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल ले लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल इसके अंदर 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 और उसको रिलेटिव एटॉमिक मास 12 से मल्टीप्लाई कर, टोटल हाइड्रोजन एटम आपके पास 8 हो रहे हैं, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, देन टोटल आपके पास ऑक्सीजन एटम पूरा उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज द टोटल आंसर? जी, कैलकुलेट किया बेटा? 88 आ रहा है। 88। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात बेटा, अगर आप चाहें तो इसके साथ एटॉमिक मास यूनिट, फिलहाल इसमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वगैरह में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे। जब हम मोलर मास पढ़ेंगे तो वहां पर उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, जब मोल्स पढ़ने के बाद। ठीक है, आगे भी हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटा, अगर आपके पास एक और आता है, जैसे आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स पढ़ा होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ना, इसको आप कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ठीक है ना, अब आपको इसका रिलेटिव, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आपको इसका रिलेटिव फॉर्मूला मास निकालना है। तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट? क्योंकि इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच हैं। ठीक है, तो आप वाटर मॉलिक्यूल्स का पहले आप निकाल चुके हैं। कितना निकाला था आपने? 2 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 16। 18। ठीक है ना, तो ये 18 आप निकाल चुके हैं, बस इस 18 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉपर का आपको पता है, कॉपर का आप देख लें अपने प्योर 90। टेबल में से। हाँ, 90। कॉपर का 90 है। नहीं, 5H2 होगा। अच्छा, उसको करेंगे। कॉपर का मैं कह रही हूँ, कॉपर का आपका एटॉमिक मास कितना है? रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है कॉपर का? 64। ठीक है, तो आपका रिलेटिव सही। एटॉमिक मास कॉपर का आ गया 64। 1 टाइम 64, क्योंकि एक ही एटम है। देन यू हैव सल्फर का 32 होता है, उसका भी एक ही एटम है, तो 1 टाइम 32। फिर ऑक्सीजन आपके पास 4 है, तो 4 टाइम 16। सही है, और फिर ये वाला आपके पास कितना है? 5 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 18। क्लियर? आसान हो गया अब ये। जी बस। ठीक है, इससे आप ऐड कर ले तो आपके पास आ जाएगा, यानी अगर आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होंगे तो आप उसको इस तरह से कर लेंगे। सिमिलरली दूसरा आपके पास होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन सल्फेट डॉट 7H2 होता है। एक और की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आयरन का जो होता है आई थिंक 56 होता है। हाँ, चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ, 56 है। ठीक है ना, तो आयरन का इस केस के अंदर कितना हो जाएगा? 1 टाइम 56 प्लस सल्फर का आपके पास क्या हो जाएगा? 1 एटम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 32 उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन का कितना है? 4 टाइम 16। सही है, वाटर मॉलिक्यूल का आप 18 निकाल चुके हैं, तो सिंपल 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18। ठीक है, व्हाट इज योर आंसर नाउ? पहले वाले का ऊपर वाले का बताओ पहले। जी बेटा। 250। 253। 250 आ रहा है। 250 आ रहा है, सही आ रहा है, 250 है इसका। और सेकंड वाले का?
278। सही है, क्लियर हो गया, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नहीं। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास किसी भी तरह का है, यू कैन फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास और द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इजीली। ठीक है बेटा, फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स के लिए और मॉलिक्यूलर मास कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, दोनों के लिए यूज हम एम आर करते हैं, यानी सिंबल सेम यूज करते हैं, लेकिन आप कहने में आपके पास डिफरेंस क्या होगा? अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या एलिमेंट है तो आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो यू विल से रिलेटिव फॉर्मूला मास। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, इसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उसके अंदर उसके जो एटम्स है उसकी परसेंटेज कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, इससे मिलके बनता है ना आपको वाटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, या वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की कितनी परसेंट, कितना परसेंट मौजूद है, सो यू कैन डिटरमाइन दैट बाय द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है बेटा, यानी ईच एलिमेंट की आप परसेंटेज अपने कंपाउंड में फाइंड आउट कर सकते, उसकी मदद से आपको ये पता चल सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने रिएक्टेंट्स के मास कितने लेना है। ठीक है, अगर मैं कोई कंपाउंड बनाना चाह रही हूँ और मुझे उसमें पता है कि वो जो उसका कंपाउंड बनेगा उसमें उन एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, तो एटलीस्ट उसकी परसेंटेज कंपोजिशन की वजह से अकॉर्डिंगली उस परसेंटेज की वजह से मैं उसका उतना ही तकरीबन मास या उससे थोड़ा ज्यादा मास यूज करूंगी, तभी आपके पास वो प्रॉपर कंपाउंड बन पाएगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी मस्ट नो कि आपके पास कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट उस कंपाउंड में मौजूद है। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने क्या यूज करना है इसमें, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपके पास जो है ना वो वाटर जो है वो, या आपके पास फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो है वो आपके पास 50 ग्राम से अवेलेबल है, तो अगर आपको उसमें सोडियम और क्लोरीन की परसेंटेजेस अलग से पता है तो आप उसमें बता सकते हैं कि सोडियम कितने ग्राम है और क्लोरीन कितने ग्राम इसमें मौजूद है। ठीक है ना, इफ यू नो द परसेंटेज बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, और इसकी वजह से आप बता सकते हैं कि कौन से दोनों ये जो एलिमेंट्स आपके कंबाइन में है, इनमें सोडियम कितने परसेंट बाय मास प्रेजेंट है और क्लोरीन कितना आपके पास मौजूद है, जिसकी वजह से आप उनके मासेस को भी अलग अलग बता सकते हैं कि सोडियम बाय मास इतना है और क्लोरीन बाय मास इतना है, अगर आपको उनकी परसेंटेज बाय मास पता हो। ठीक है, निकालेंगे कैसे बेटा? परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट of the element in the formula multiply by relative atomic mass of the element। थोड़ा बड़ा हो जाता है इसका फॉर्मूला, लेकिन है आसान। नंबर ऑफ एटम्स की जगह सिर्फ आपने 1 2 3 जितने भी एटम्स होंगे उसके उसके उस फॉर्मूले में वो लिखना है। ठीक है, बस फॉर्मूला आप मतलब अपने दिमाग में रखते हैं। आपको पता है कैम्ब्रिज के पेपर में फॉर्मूला अगर लिखने के लिए आ जाता है तो उसके नंबर्स होते हैं, और अगर नहीं आता तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन में विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री के पेपर में अगर आपके 1 नंबर में या 2 नंबर की परसेंटेज कंपोजिशन आई है तो आप फॉर्मूला लिखे बगैर भी डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली डिफाइन करें उसको या राइट डाउन द फॉर्मूला, तो फिर आपको फॉर्मूला लिखना। सही, तो वो जो इतना बड़ा फॉर्मूला देख के जरा सा हम वो हो जाते हैं ना परेशान के इतना बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो हमें क्योंकि कैलकुलेशन में कोई ऐसा बार बार लिखना नहीं पड़ता, और इसको आप डिवाइड कर देते हैं रिलेटिव फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास, अब वो कंपाउंड कैसा है वो देखते हुए, ऑफ द कंपाउंड। और परसेंटेज में चाहिए तो ऑफकोर्स हम फाइनली इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। जो भी आपका आंसर होगा आपको उससे किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से, बिकॉज यू नीड द आंसर इन परसेंटेज।
ठीक है ना। तो परसेंटेज में चाहिए तो आप उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड की ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड तो आपके पास कम होगा ना, हम ले लेते हैं वाटर की ले लेते हैं। ऐसे वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। अब आपने इसमें जो है ना हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन एटम्स की परसेंटेज निकालनी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के हाउ मेनी एटम्स यू हैव। आपने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। ठीक है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में कैसे निकालूंगी, मेरे पास ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो सॉरी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसको उसके रिलेटिव एटॉमिक मास यानी ए आर से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, 1। ठीक है। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपके पास क्या होता है, कंपाउंड का यानी वाटर का क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट 18। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। जी बस। जी, करके बताएं व्हाट इज द आंसर। जी बेटा, आंसर। बस 11.11 आ रहा है। ठीक है ना, 11.11 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो अब आपके पास वो क्या होगा, अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल इसी मेथड से कर लें, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, यूं कर लें। या तो हम सिंपल इसको यूं भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो इट सेल्फ कंपाउंड होगा वो 100% होगा और सिर्फ 2 ही एटम से मिलकर बना है। तो आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूं भी निकाल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 100% कंसिडर करते हुए कि आपका कंपाउंड इट सेल्फ कितना है, 100% है। उस 100% में से आप इस 11% जो आपका हाइड्रोजन है ना उसको माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम। निकाल के देख लो। क्लियर हुई ये बात। ये सिर्फ उस केस में कंसिडर किया जाएगा बेटा जब आपके पास 2 एटम हो। अगर आपने एक की परसेंटेज निकाली है तो आप दूसरे की परसेंटेज है वो 100 में से माइनस करके निकाल सकते। ठीक है। इफ द कंपाउंड इज कंपोज ऑफ जस्ट 2 एलिमेंट्स, तो आपने अगर एक एलिमेंट की बाय परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला यूज करते हुए निकाली है, तो सेकंड एटम की परसेंटेज विल जस्ट सब्ट्रैक्टेड बाय 100, यू विल गेट द सेम आंसर। जी, क्या बस आंसर आ रहा है। 88.89। 38। 88। हाँ, और इससे भी माइनस करके देख लो। तो यही वही आ आप, रहा है। यही आएगा ना, ठीक है ना। तो आपके पास बेटा यही आता है ऑलमोस्ट आंसर आपका। सही। आप यूं कर लें या ऐसे कर लें। अब एक मैं तुम्हें दे रही हूँ करने के लिए, कॉपी कर लिया था ऊपर से। हम्म, आंसर दें भाई। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीजन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो बेटा इसमें आपने क्या करना है कि आप एम आर निकाल लें ऑफ कैल्शियम
तो आप पहला स्टेप तो आप ये कर, सही है ना। फिर दूसरे में आपने उसका परसेंटेज कंपोजिशन को पाना है। कैल्शियम का हमें पता है कितना होता है 40, तो 1 टाइम्स 40 हो गया आपका। कार्बन का क्या होता है आपके पास 12, तो 1 टाइम 12 हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास से। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स 16, सही है। अभी आपका कितना आ गया 40 प्लस 12 प्लस 48, आंसर क्या है आपका 100, सही है। ये इसका रिलेटिव फॉर्मूला मास है, क्लियर सही। जी। सेकेंडली अब आप क्या करेंगे बेटा, दूसरा काम अब आप क्या करेंगे, अब आपने परसेंटेज ऑफ कैल्शियम फाइंड आउट कर। कैल्शियम का यू हैव सीन एक ही एटम, तो आप 1 टाइम लेंगे उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना 40 है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एम आर ऑफ द कंपाउंड, जो कि आपने 100 निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी कैल्शियम की परसेंटेज आ गई, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन की आप कैसे निकालेंगे 3 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय 100, सही है। ये करके जरा मुझे फाइंड आउट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट आपको बता। 48 किसका आ रहा है बेटा 48 ऑक्सीजन का, जी मिस। और ऊपर वाले का 40। हाँ 48, ठीक। तो इस तरह आपको पता चल गया कि बेटा 40% जो है वो आपके पास कैल्शियम मौजूद है और 48% आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने आपको बताया हुआ था कि आपके पास 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट है और अब आपने परसेंटेज भी निकाल ली, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कैल्शियम कितने ग्राम्स है, ठीक है ना, कैल्शियम बाय मास कितना है। तो कैल्शियम बाय मास आप निकाल सकते हैं बिकॉज यू नो द परसेंटेज कंपोजिशन। आप क्या करेंगे सिर्फ 40% को यानी 40/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 ग्राम से। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैल्शियम बाय मास कितना मौजूद इस कंपाउंड, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है कि ऑक्सीजन बाय मास कितना मौजूद है, ठीक है, तो ऑक्सीजन बाय मास भी आप इस कंपाउंड में निकाल सकते हैं क्योंकि यू नो द परसेंटेज ऑफ इट, इट इज व्हाट 48%, तो आप 48% ले लें 100 ग्राम्स का। क्लियर हो गई बात, सही ना। तो इससे सही। हम क्या कर सकते हैं, हमें आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन कितना बायोमास यूज हो रहा है फॉर मेकिंग दैट कंपाउंड। अगर हम 100 ग्राम्स बनाना चाह रहे हैं इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में या यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन बायोमास कितना प्रेजेंट है या कैल्शियम बायोमास कितना प्रेजेंट है, या हमें अगर बनाना है ये केमिकल कंपाउंड तो कितना चाहिए होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। सही, क्लियर हो गई बात, सही। सही। तो अगर 100 ग्राम्स है तो ऑफकोर्स ये 40 ग्राम्स इसका मतलब आपके पास ये होगा और 48 ग्राम्स आपके पास ऑक्सीजन हो। इसके अलावा अब जैसे कार्बन रह गया ना तुम्हारे पास तीसरा एलिमेंट, अगर मैं तुमसे कहूं कार्बन का निकालो तो तुम सिंपल क्या करोगे, ये जो तुम्हारी 100% है टोटल, अगर तुम्हें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आप कैसे निकालेंगे। 12%। हाँ अब हाँ सिंपल आप क्या करेंगे कि जो 100% टोटल कंपाउंड की परसेंटेज है उसमें से आपने 40% ऑक्सीजन की वो सॉरी कैल्शियम की और 48% जो है वो ऑक्सीजन की माइनस कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल हो गया 88%। 88% को आप निकालेंगे तो 12% आपके पास इसका मतलब है कार्बन होगा। और अगर आप मास ऑफ कार्बन निकालना चाहते हैं 100 ग्राम में तो आपके पास मास क्या हो जाएगा कार्बन का, वो आपके पास वो भी 12 ग्राम्स होते हैं, ठीक है ना बेटा।
सो इससे आपको ये आसानी हो गई कि आपको ये सब पता चल गया कि अब जैसे मैं तो 100 ग्राम्स लिखा है ना, 100 एक आइडिया ले लिया मैंने, लेकिन आप जितने भी ग्राम्स हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, अगर आपको परसेंटेज पता होगी कि कितने ग्राम जो है ना वो केमिकल प्रेजेंट है। सही है, सही। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी बेटा ये तो एक एक हो गई परसेंटेज कंपोजिशन। एक दूसरी चीज आती है कि आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट आ जाता है, और उस हाइड्रेटेड सॉल्ट में मोस्टली वो क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर। ठीक है ना, अगर आपको वाटर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए थोड़ा सा बस ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है इसी तरह से, बहुत आसान है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ water of crystallization या water molecule in hydrated salts। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आपको पता है कौन से होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है, ठीक है ना। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना, तो परसेंटेज ऑफ वाटर आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है। जहां पे आपने नंबर ऑफ एटम्स लिए थे ना, तो अब आप ले लेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट है हमारे पास, कॉपर सल्फेट .5H2 है ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। दिस हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट, 5 है, ठीक है ना। तो हम इसमें फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम्स की जगह हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O molecules, number of water molecules in the formula, number of water molecules multiply by mr of H2O रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का। बेटा जिस तरह हम वहां पे एटॉमिक मास ले लेते हैं, तो एटॉमिक मास की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, किसका, वाटर का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ वाटर की निकालनी है, तो वाटर की निकालने के लिए हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही लेना पड़ेगा, किसका, वाटर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर 5 आ गए, ठीक है। और मास हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, 18 होता है, हम पहले फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। और फिर फाइनली जो नीचे हम लिखेंगे वो दैट इज व्हाट, रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ कि यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन कॉपर सल्फेट। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए, और परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने के लिए इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास 5 है, तो आपने 5 ले लिए। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कि वाटर का 18 होता है, ठीक है, ये हम अभी पहले निकाल चुके हैं। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आपको देखना है, तो कॉपर का ये भी हमने वैसे निकाला था, कॉपर का कितना होगा आपके पास, 54 था ना शायद, हमने लिया था शायद 1 टाइम 54 प्लस सल्फर का जो है वो आपके पास, एक मिनट में पीछे से बल्कि डायरेक्ट देख के लिख लेती हूँ कि अभी हमने पीछे ही निकाला है। कॉपर सल्फेट का, हाँ, कॉपर सल्फेट का 250 आया था, 64 था, सॉरी 54, ठीक है ना। तो 250 आया था हमारे पास कॉपर सल्फेट का टोटल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये हम पहले निकाल चुके हैं, सही। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ उसको, क्लियर। हमारे पास ये 250 हो गया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन कॉपर सल्फेट। कितनी आ गई परसेंटेज, बताएंगे जरा, परसेंटेज ऑफ वाटर। जी उसके बाद में तो मैं एक दे रही हूँ, आप अभी इसको मुझे करके बताइए इसका आंसर, परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सोडियम। 36 आ रहा है।
36%, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, ठीक है ना, ये आपने फाइंड आउट करना, ये आप जरा करके मुझे बताइए, सही है, दैट इज योर वर्क, ट्राई टू सॉल्व इट, फाइंड इट आंसर, इसका आंसर क्या है, क्लियर, बता रहे हैं फिर, अच्छा